अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। और नाज़रीन, मौजू फिर वही है कि मशरिक़ वस्ता में जो जंग का आगाज़ हो चुका है, अमेरिका और इसराइल ने जो हमला किया ईरान पर, उसके बाद सिचुएशन इस तरह से है कि तमाम मुल्क, चाहे वो मौशी तौर पर मजबूत हों या कमज़ोर, पाकिस्तान जैसे मुल्क तमाम ही इससे मुतासिर हुए हैं और अमेरिका को लेने के देने पड़ गए हैं। वो इस जंग से निकलना तो चाहता है, लेकिन इस तरीके से कि उसकी नाक भी सलामत रहे, नाक भी कायम रहे। और जो बयानात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप देते आए हैं वो अपने आवाम को मुतमईन भी कर सकें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा खुद अमेरिका के लिए भी, क्योंकि वो निकलना तो चाहता है इस जंग से, लेकिन जो ईरान शराइत सामने रख रहा है शायद वो उसके लिए काबिल कबूल ना हो। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मुख्तलिफ बयान देते हैं। अब मसला ये है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बयान एक दिन देते हैं, अगले 2 दिन बाद उससे बिल्कुल यू टर्न ले लेते हैं, तो इसलिए कुछ समझ नहीं आतेगा कि जो गैर संजीदगी उनकी शख्सियत का हिस्सा है वो उनके बयानात में भी जैसे नज़र आती ही है। तो इसका हल आखिर क्या निकलेगा? मैं चाहता हूँ ज़रा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो हालिया बयान दिया है वो, अब कोई पूछे जाके अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई रजीम चेंज की आप जो बात कर रहे हैं, रजीम तो वही है, सदर ईरान का वही है, और आयतुल्लाह खामनाई जो हैं उनके बाद, अली खामनाई के बाद जो हैं वो उनके साहबजादे आए हैं, तो रजीम तो चेंज नहीं हुआ है। आप पता नहीं किस रजीम चेंज की बात करते हैं। और एक तरफ गुफ्तगू करते हुए वो मुज़ाकरात की बात करते हैं और तारीफ़ करते हैं रजीम की, लेकिन उसके बाद जो ट्वीट करते हैं वो आप जैसे कि देख भी सकते हैं वो उसके बिल्कुल बरक्स होता है। तो समझ नहीं आती कि आखिर कौन सी बात पर यकीन किया जाए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। अब मार्को रूबियो साहब हैं, वो ये कहते हैं, वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के बड़े जो फिनिशिंग लाइन के हम करीब हैं, ये जंग इस वक्त जारी है। ज़रा सुनिए, नेटो से निकलने की बात अब मार्को रूबियो भी कर रहे हैं और इसका इशारा जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिया है, और फिनिश लाइन के करीब वो कह रहे हैं कि ये जंग पहुंची हुई है। अब दूसरी तरफ जो रद्दमल आता है ईरान की जानिब से, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची साहब, उन्होंने भी कुछ फरमाया है। मैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा तजुर्बा जो है वो अच्छा नहीं रहा, और ये हकीकत भी है, क्योंकि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे थे ईरान के साथ, अमेरिका के दूसरी जानिब हमला कर दिया गया इसराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर। तो अब एक और मसला जो है वो अमेरिका के लिए जो सुबकी का बायस बना है, जो हजीमत उठानी पड़ी है, वो ये है कि तमाम ममालिक, चाहे वो फ्रांस हो चाहे बरतानिया हो, तमाम ममालिक ने इस जंग का हिस्सा बनने से इनकार किया अमेरिका को, जो कि अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं था और यकीनन सुबकी का सामना ज़रूर करना पड़ा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर साहब ने कुछ कहा है, तो जिस जंग में उलझा दिया है अमेरिका और इसराइल ने पूरे खित्ते को, बल्कि पूरी दुनिया को, उसका अब हल क्या निकलेगा, इस पर हमने आज के प्रोग्राम में बात करनी है। मेरे साथ मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर जनाब उस्मान वड़ाइच साहब स्टूडियो के अंदर ही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे उस्मान साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। ये आपने कलाबाजियाँ सुनी हैं, देखी हैं जो अमेरिकी सदर साहब दे रहे, किस बात को सही समझा जाए? जो वो बयान देते हैं, जो ट्वीट करते हैं, या फिर दोनों ही बयान, दोनों ही चीज़ें जो है उन पर यकीन नहीं करना चाहिए, इनके माजी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए? जी डेफिनेटली किसी चीज़ पे यकीन नहीं, और ख़ुद अमेरिकन इनके ऊपर यकीन नहीं करते, जिस तरीके से वहाँ के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं नो किंग्स के हिसाब से। और डोनाल्ड ट्रंप मेरे ख्याल में अमेरिकन मॉडर्न हिस्ट्री के वाहिद जो है सदर हैं जिन्होंने अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी थी पर्टिकुलरली फॉरेन पॉलिसी के एंड के ऊपर, वो साख को मुकम्मल तौर पे कंज्यूम कर दिया हुआ है। वो एक ही ट्वीट के अंदर ऊपर मुज़ाकरात की बात करते हैं और कहते हैं अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं आपको बॉम्ब करूंगा। जिस तरह गली मोहल्ले का कोई गुंडा मवाली होता है वो उस तरीके से बात करते हैं। याद रखें ये न्यूयॉर्क के उस एरिया में रहा करते थे जहाँ के ऊपर गैंग्स के ग्रुप थे। तो आज भी जो है 40 साल के बाद भी वो उसी फैंटम के अंदर ही जिंदा है। और इरानियन जिस तरीके से आपने अभी उनकी इराक़ची की बॉडी लैंग्वेज देखी, याद रखें वो विन विन सिचुएशन के अंदर है इस वक्त है, और वो कह रहे हैं हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम जंग बंदी के ऊपर बात कर सकते हैं। याद रखें वो प्रैक्टिकल किस्म के लोग हैं, और जैसे उन्होंने कहा हमारा माजी का एक्सपीरियंस जो है वो सबके सामने है। तो अगर जंग बंदी होती है तो वो फिर जेन्युइन नज़र आनी चाहिए। एक तरफ आप 82 एडिशन है उसको डिस्पैच कर रहे हैं, एम्फीबियस वहाँ के ऊपर भेज रहे हैं, और एक तरफ आप जो है एम्फीबियस जहाज़ भेज रहे हैं, और साथ में वहाँ पे 50,000 जो ट्रूप्स हैं उनको आप दोबारा से रीपोजिशन कर रहे हैं, और फिर आप ट्वीट कर रहे हैं। देखिए इरानियन दे आर स्मार्ट एनफ है, आप उन्हें उस तरीके से अपना चकमा दे सकते हैं। उन्होंने 1 मिलियन वहाँ के ऊपर जो ट्रूप्स हैं उन्हें मोबिलाइज कर दिया है। और याद रखें दुनिया में ज़मीनी इनकर्जन अब नहीं होती, अब तो लेकिन एयर पार आप उस तरीके से नहीं एग्जॉस्ट कर पा रहे, तो अब आप बैटल फटीग का शिकार होकर वहाँ से बॉडी बैग्स उठाएंगे। ये एक्सपीरियंस उन्होंने अफगानिस्तान में करके देख लिया, अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने करके देखा। और रजीम चेंज अगर तालिबान की जगह तालिबान आ जाएंगे, खामनाई की जगह खामनाई आ जाएगा, तो ये नई डेफिनेशन है रजीम चेंज की। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये मतलब अजीब सी बात है कि नए सदर से और नई रजीम से बात, मतलब और ये फ्रस्ट्रेशन है जिसमें वो कह रहे हैं ये रीजनेबल किस्म का रजीम है। याद रखें रजीम तो ज्यादा हार्ड लाइनर है इस वक्त। अगर आप मुश्तबा के बारे में कहा जाता है कि वो ज्यादा हार्ड लाइनर है, और दूसरी बात है उन्होंने
कहा कि जो फतवा है उनके वालिद का वो नलीफाई हो चुका हुआ है। अब वो जंग के बजाय आपने उन्हें धकेल दिया है न्यूक्लियर वेपन की तरफ है, क्योंकि वो देख रहे हैं लिबिया और इराक का क्या हशर हुआ, और वो देख रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया पाबंदी के बावजूद फायदे में रह गए। तो पाबंदियों के अंदर तो वो हैं, यहाँ पे हम व्यूअर्स को ये भी बता दें कि उनके खिलाफ जो इनडायरेक्ट वॉर तो हमेशा से चल रही है। 79 के बाद आप देख लें 80 से 88 तक जो वॉर थी इराक के साथ, उसके पीछे अमेरिकन तो थे, और आप मजीद दबा भी आप नहीं सकते क्योंकि वो प्रिपेयर्ड हैं, वो इसको भुगत चुके हैं तमाम पाबंदियों को। ऐसे ही है, आप उस बंदे को रोजा रखा रहे हैं जो कि फाका कश है पहले उसको तो नहीं आप मैनेज कर सकते ना, इससे ज्यादा क्या दबाएंगे? बिल्कुल क्या दबाएंगे, बिल्कुल। और देखें दुनिया के जिस तरीके से मईशत को यरगमाल बना के उन्होंने बताया कि आपने जंग के अंदर जो है स्ट्रेटेजाइज नहीं किया सारे सिस्टम को है। और मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप के अलावा जितने भी वहाँ के ऊपर आप कह लें पैराफर्नेलिया, वो अच्छी तरह समझता था कि ये जंग के अंदर हम जाके गलती कर रहे हैं, ब्लंडर है, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो क्या पॉइंट है वो था वहाँ पे आप नाए हुरमज। और मैं आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये भी बताऊँ, इन्होंने फोकस किया यूनिटी ऑफ कमांड को तोड़ने पे, ठीक है। उन्होंने यूनिटी ऑफ एफर्ट के साथ यूनिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन की है। आज उन्होंने अटैक किया कि इन्होंने हौथीस ने, हिजबुल्लाह ने और ईरान ने एक ही वक्त में मिसाइल वहां पे दागे। ये मिसकैलकुलेशन थी इनकी, मुसाद की, और खुद मेरे ख्याल में मुसाद भी नहीं इस चीज को नेविगेट कर सकी कि ईरान का जो मिलिट्री मसल है वो इस हद तक फ्लेक्स हो सकता है। और उनके कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी वो 12 जून के बाद ईरान का रिस्पॉन्स देख रहे थे, जिसमें ईरान ने उस तरीके से रिटेलिएट नहीं किया। अगर आपको याद हो वो 4 दिन तक बिल्कुल है, लेकिन इस दफा ईरान जो है जिस तरीके से ऑल गन्स ब्लेजिंग उन्होंने की है, अमेजिंग 80,000 के करीब तो उनके पास ड्रोन है। उन्होंने अमेरिका की स्ट्रेटेजी वल्नरेबिलिटी दुनिया को दिखा के चैलेंज कर दिया है कि सस्ते से हम महंगे वाला काम जो ये है। दूसरी जो है वो स्ट्रेटेजी हमें मिलने एक 9-10 तारीख को जो पाकिस्तान ने दिखाई इंडिया के खिलाफ, और ये अब ईरान ने, ये पढ़ाई जानी चाहिए ये बिल्कुल। ये देखें ये सिक्स जो है आप कह लें कि वो वॉरफेयर है, 5th जनरेशन, और जो है वो तो साइबर है, 4th वो थी जो अमेरिका लेके यहाँ पे आया, और 6th जनरेशन वॉरफेयर एसिमेट्रिक वॉर जो है वो छेड़ दी इरानियंस ने। और अभी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर ये आबनाए हुरमज में उनके साथ आमना सामना करते हैं स्टैंड ऑफ, तो उनके पास $1500 की वो सी माइंस हैं जिससे उनके करोड़ों के जो जहाज हैं वो उड़ा देंगे। यही वजह है कि वो ऐसी कोई कोशिश कर नहीं रहे, वो बिल्कुल नहीं कर रहे। और देखें कि ये सारे का सारा नफसियाती दबाव ही तो है। देखें टेक्निकली उन्होंने आबनाए हुरमज बंद नहीं किया, उन्होंने कहा सिर्फ वो वेसल्स नहीं गुजर सकते हैं जो कि दुश्मन के हैं, और वहां से कोई भी नहीं गुजर रहा। अभी आपने स्टेटमेंट कायर स्टारमर की दिखाई, डोनाल्ड ट्रंप अपने एसेट भी लूज कर गया और अपने अलाइज भी लूज कर गया। मिडिल ईस्ट के अलाइज जो इस पे भरोसा कर रहे थे उनके ऊपर भी अपना जिस तरीके से ईरान ने आपको पता है अटैक किया, और सारे का सारा नेटो, देखें नेटो ने बहुत बड़ी कॉस्ट पे की है। इसका मतलब है उन्होंने इस चीज को स्ट्रेटेजिकली सोचा होगा कि कोई बात नहीं, अगर ये लॉन्ग टर्म हमारे साथ नहीं भी चलते तो हम रशिया के साथ किसी और तरह मामला कर लेंगे। तो अमेरिका वहां पे भी इररेलेवेंट हो गया, वो गल्फ के अंदर भी इररेलेवेंट आपको नजर आता है। नए ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं फिर। ये पूरी की पूरी आप पैराडाइम शिफ्ट देखेंगे, और ये न्यू जो अपना जियोपॉलिटिकल ऑर्डर आप देख रहे हैं जिसमें चाइना और रशिया मजीद मजबूत होते नजर आ रहे हैं। ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई, डेफिनेटली है। और देखें इसीलिए पाकिस्तान ने कितना स्मार्टली मनूवर किया है। इस वक्त देख लें रशिया चाइना के साथ किस कंट्री की बेहतर है, इंडियंस की नहीं है, हमारी बेहतर है। और अमेरिका के साथ भी, अमेरिका के साथ एट द सेम टाइम, ये मेरे ख्याल पहली बार हुआ है। और मेरे ईरान के साथ भी, और पाकिस्तान एक्सेप्टेबल है तमाम ममालिक के लिए। और देखें ईरान बार बार ट्वीट करके पाकिस्तान को जो अप्रिशिएट कर रहा है, और हमारा राब्ता उनके साथ अस्करी लेवल के ऊपर भी है, इंटेलिजेंस के ऊपर भी, और फिर उनकी जो अपना गवर्नमेंट है उस लेवल के ऊपर भी है। और मेरे ख्याल में शटल डिप्लोमेसी जो हमने की है उसको दुनिया सताइश कर रही है कि हम पैगाम लेके सऊदी अरब गए, उधर से लेके यहाँ के ऊपर आए। और वो जो लोग कह रहे थे ना कि पाकिस्तान अब आ गया एक तरह से इन द स्पॉटलाइट के भाई नरगे में आ गया, अब लड़ना पड़ेगा। हमने उस सिचुएशन को इतने आप कह लें स्ट्रेटेजिकली डिफ्यूज करने की अपनी जो है पूरी एफर्ट की है। और मेरे ख्याल में सऊदी अरब को भी हम दाद देते हैं कि वो ऑफेंसिव पोस्चर के साथ सामने नहीं आया। अच्छा, ये स्वान साहब ये बताइएगा, ये जो आपने सऊदी अरब की भी बात की है, क्या अमेरिका और इसराइल की कोशिश भी यही थी कि जिस तरीके से अटैक, क्योंकि उसमें भी एम्बिग्विटी है कि वो जवाबी जो कार्रवाइयां हैं, जो हमले हुए हैं इन ममालिक पे, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, कुवैत हो, वो ईरान ने मुकम्मल तौर पर किए हैं या फिर कोई और इसमें अवामिल भी हैं? वो जो कोशिश कर रहे थे कि ये मुल्क आपस में लड़ पड़े, बिल्कुल नाकामी हुई। उन्होंने 2 हफ्ते में एम्बिग्विटी क्रिएट करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए। उन्होंने तुर्की के ऊपर अटैक किया जिसे रोका गया, पता चला ये सीरिया की तरफ से आया। सऊदी अरब में मोसाद के एजेंट पकड़े गए जो ऑयल रिफाइनरी को हिट कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में सऊदी अरब ने भी इस चीज़ को अच्छे तरीके से भांप लिया था कि ये जंग ऑल आउट वॉर की तरफ जाएगी और हमें ईरान के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। तो इसलिए सऊदी अरब आप देख लें कि वो अब हमलों को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। और मैं यहाँ के ऊपर बताऊं, इजराइल के अलावा अमेरिका भी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। कल उनके सेंट कॉम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जहाज़ों की तस्वीरों के नीचे लिखा हुआ था कि ये गल्फ की
मिलिट्री बेसिस से उड़ रहे हैं, अब क्या अपना एक तरह से परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि अभी भी हम उनकी बेसिस इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उन्हें टारगेट किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसी चीज़ है जिसे शायद गल्फ स्टेट नहीं समझ सके, लेकिन ईरान ने आउट पेस किया और आउट स्मार्टली इस चीज़ों को ना सिर्फ समझा बल्कि उन्होंने बार बार बताने की कोशिश की। अली लारेजानी का वो ख़त उनकी शहादत से एक दिन पहले क्या था कि मुसलमानों होश के नाखून लो है, अदरवाइज ये जो हशर गजा के अंदर करके आए हैं वही प्ले बुक तुम्हारे ऊपर लगा दी है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जिस थानेदार को पैसे दे रहे थे, इतना अड्डे भी दिए हुए थे, यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, कुवैत हो, वो थानेदार जो है वो तो बेचारा चानो शाने चित हो गया है। तो अब आप समझते हैं कि अब अगला स्टेप जो है अड्डों का यहाँ से मुंतकली का हो सकता है अमेरिकी अड्डों की? मेरे ख्याल में ये तो अब गल्फ स्टेट्स ने डिसाइड करना, और उनके अंदर इतनी तो आप कह लें कि शऊर अकल समझ होनी चाहिए कि जो 30 साल तक अपने अपने पैसे से जो चीज़ बना के उन्हें दी, उसके अंदर वो जो है उल्टा आपके पीछे छुप गए और उसको छोड़ के मुकम्मल तौर पे भाग गए। देखिए, अमेरिका ने एक चीज़ जो है वो पिछले 80 साल से जो बताई है वो इस जंग में रीइंफोर्स हुई है कि रीजन में वो एक ही स्ट्रेटेजिक प्लेयर है जिसके पीछे खड़े होंगे या आगे खड़े होंगे, वो है इजराइल है। आप जितने मर्जी उन्हें तैयारे दे दें कतर की तरह से, ट्रंप ऊपर लिख दें, आप 3400 अरब डॉलर के मुआहदे करके देख लें, आप तलवारों के साथ डांस उनके साथ करके देख लें, लेकिन एवेंजेलिकल क्रिश्चियन जायनिस्ट के साथ ही खड़े होंगे। जी। और अगर आपको खड़ा होना है तो तेहरान इतनी दूर नहीं है यूएई से, अगर वो फैसला कर लें तो ये, लेकिन अमेरिका इतनी आसानी से जाएगा तो नहीं, ये अड्डे छोड़ेगा तो नहीं। और ये भी इस बात से कोई बैद नहीं है, कीपिंग इन माइंड सदर ट्रंप का जो रवैया है वो कहें जी हमें इतना पैसा दो, हमारा नुकसान भरो, पूरा करो, हम चले जाते हैं। लेकिन आप देखें कि अमेरिका जिस तरीके से ब्लीड हुआ है वॉर के अंदर, आप इस चीज़ को भूलें ना कि अगर वैक्यूम क्रिएट होता है तो चाइनीज़ और रशियन उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं। देखें, चाइनीज़ और रशियन अगर यहाँ के ऊपर बैठते हैं, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ हमारा मुआहदा हुआ है, और मैं बताऊं अगर इस रीजन में रशियन चाइनीज आके बैठते हैं तो ईरान इज क्वाइट कंफर्टेबल विद दैट। और कौन कंफर्टेबल नहीं होगा? अमेरिका का इंटरेस्ट मजीद स्क्वीज होकर चला जाएगा, इजराइल के अंदर है। हाँ। तो मुझे लगता है चाइनीज दे आर वेटिंग इन द विंग्स, वो इंतजार कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली रशियन, देखें चाइना तो मिलिट्री पोस्चर उस तरह से नहीं शोकेस करता, लेकिन चाइना क्या सितंबर के महीने में उसने मिलिट्री परेड करके पूरी दुनिया को नहीं बताया कि वेपन परचेज करने की हम भी मार्केट हैं। जब आपके F-16 गिरेंगे, जब आपके F-15, F-18, F-35 गिरेंगे, तो आपका मिलिट्री हार्डवेयर तो क्या चैलेंज नहीं हो गया? इनडायरेक्टली तो इसका जो मुजाहिरा है वो 9 और 10 मई को हो चुका है ना पाकिस्तान, वो भी हो चुके हैं। तो तमाम जो आप कह लें डोमिनेंस है मिलिट्री का, जो एज अपना जिसको शोकेस करता है पूरी दुनिया के अंदर, वो तो खत्म हो गया। टोमाहाक आपके बन रही ने, आपके पैट्रियट इंटरसेप्टर के गोदाम खत्म हो गए हुए हैं इसका। और फिर आप 20-20, 40-40 हज़ार के ड्रोन से अगर आपको हिट कर रहे हैं, और याद रखें इस सारी ट्रैजेक्टरी के अंदर कौन विनिंग फोर्सेस हैं? रशियन और चाइनीज। और आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं, ईरानी जंग खत्म करने में उनका फायदा नहीं अभी है, वो कंटिन्यू रखने में उसका 11% उनकी करेंसी बेहतर होगी है डॉलर के मुकाबले में, और वो 15 लाख बैरल पहले अभी बेच रहे हैं, पहले 11 लाख बेचते थे $47 का, अभी वो $110 का बेच रहे हैं। और एक और बात, माशी पाबंदियां जो है अभी तो खत्म होगी, इररिलेवेंट हो गई हैं, लोग तो उनसे कंट्री तो पैसे दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है जो ईरानियन ने रियलाइज किया कि आबनाए हुर्मस हमारे घर के सामने से जाती है, पहले मुफ्त में जाते थे, पहले मुफ्त में वसूल करेंगे नहर स्वीज की तरह। और ये इराक़ी कह रहे थे कि अगर स्वीज कैनाल के पैसे मिस्र ले सकता तो हम क्यों नहीं ले सकते? वही बात, शर से खैर शर से खैर। और आप यकीन करें $80 अरब जो है उन्हें सालाना यहाँ से इनकम होगी। अब अगर पाबंदी लग भी जाएगी ना तो वो उससे कमा सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, इराक़ी कहते हैं कि अगर यहाँ के ऊपर हमारी जुरिस्डिक्शन होगी तो हम पेट्रो डॉलर खत्म करके पेट्रो युआन कर लेंगे। असल जो है दुम पे पाँव यहाँ आया असल में, जहाँ के अमेरिका जो है, देखे ना डोनाल्ड ट्रंप ने, रॉबर्ट वेब कहते हैं एक पाँव में गोली नहीं मारी, दूसरे में भी गोली मार ली है कि अपने इंटरेस्ट को। तो वो कहते हैं इसने डिससर्विस की है अमेरिका को उल्टा। और यही जैसे मैंने कहा ना कि ये ना समझ आदमी है, पीनट साइज इसका ब्रेन है। और ये लफ्ज़ जो है इसके ऊपर किताब लिखने वाले जिसने इसकी सवाने उम्री लिख ली है, वो कहते हैं कि ये बंदा जो है उस हद तक चीज़ों को नहीं सोच सकता। और एक और बात, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी अब वहाँ क्या आप कह लें वजारत खारजा नहीं बना रहा, आप मार्को रूबियो को नहीं देखेंगे, फिर कौन बना रहा है? वो बना रहा है जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप है। दमाजी बना वो दमाजी घर जवाई बना रहा है, और साथ में वो जो गॉल्फ वाला है। मसला ये है उस्मान बड़ाई साहब कि अगर आप टिपिकली एक देखें सिनेरियो होता है, कोई ताकतवर है अगर वो कहीं पे शिकस्त खा जाता है तो जाते हुए तबाही बर्बादी फैला के जाता है। ये तो है, अमेरिका से भी बईद नहीं है। और इसमें मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा, उस बात करना नहीं चाह रहा, लेकिन आप बेहतर समझते हैं। बिल्कुल, क्या उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो जाते जाते भी क्या नुकसान पहुंचा? देखिए नेतन्याहू और ये दोनों वॉर क्रिमिनल हैं, और ये
उस हद तक जा सकते हैं जिस तरफ आप इशारा अभी कर रहे हैं, लेकिन आप बता नहीं पा रहे। 1945 में ये कर चुके हैं एक दफा जवान के बिल्कुल है, साथ। बल्कि अपना इन दोनों बंदों की इलेक्शन कैंपेन पर जिसने एडल्सन शिल्डन ने पैसा लगाया था, उसने कहा है अभी कुछ दिन पहले उसने कहा अगर सहरा में बम फेंक दिया जाए तो इरानियन हमेशा के लिए जो है खामोश हो जाएंगे। और मुझे लगता है जिस तरह से नेतन्याहू जो है अटैक इस वक्त देखें अटैक हो रहे हैं, तीनों सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे, ना आयरन डोम काम कर रहा है, ना एरो 3 काम कर रहा है, ना डेविड स्लिंग काम कर रहा है। और डिमोना को हिट करने का मतलब है, डिमोना वो जगह जहाँ पे उनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं, और हाइफा की ऑयल रिफाइनरी आप हिट कर रहे हैं, तिल अवीव कर रहे हैं। और याद रखें ये 22,000 किलोमीटर का मुल्क है, इनके पास कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, पीछे इन्हें मेडिटेरेनियन लगता है। और ईरान 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर का, ये इसको इराक समझ बैठे थे। हाँ बिल्कुल, तो उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत है। तो मुझे लगता है इस तरह की चीज़ हो सकती है, क्योंकि याद रखें डोनाल्ड ट्रंप अगर इस तरह से यहाँ से बैकआउट कर जाता है तो जो दुनिया में इंप्रेशन खड़ा होगा, देखें से जिल्लत अभी 2021 में समेटी, 2026 में दूसरे मुल्क से समेटेंगे, तो ये मुझे लगता है तो वो रीइंफोर्स हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक का चूंकि वक्त है उस्मान राय साहब, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होते हैं और इस मौजू पर, इस अहम मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम दस्तक में एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं आपको, और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर, और जंग ख़त्म होने जा रही है या नहीं, और अगर ख़त्म होती है तो उसके बाद कितना वक्त लगेगा दोबारा से चीज़ों को नॉर्मलाइज होने में। उस्मान वड़ाइच साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। वड़ाइच साहब, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है, जब किसी भी इमारत पर आग लगती है तो नुकसानात का उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता, आग बुझने के बाद होता है। अब अगर जंगबंदी हो भी जाती है तो उसके बाद बहुत वक्त लगेगा। आप ज़रा बताइए, आपका क्या अंदाज़ है, कितना वक्त लगेगा, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा तमाम ममालिक को? मेरे ख्याल में पूरे रीजन के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर जो है आग में उसे बुझता हुआ नहीं उस तरीके से देख रहा। अच्छा। देखें वो ईरान के साथ जंग को अगर जंग बंदी में कर भी देते हैं तो क्या लेबनान के अंदर जो उन्होंने फौज घुसाई हुई इस वक्त मुसलसल हमले कर रहे हैं, और मुसलसल हमले कर रहे हैं, और गजा के अंदर भी अमन नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है उसके अंदर वो ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं चाहते। 93% जो इसराइली हैं उन्होंने कहा जंग जारी रहनी चाहिए। तो वो वॉर एडिक्ट हो चुके हुए हैं इस हवाले से। और याद रखें इसराइल को कोई अपना फ़र्क नहीं पड़ता अगर वहाँ पे सुन्नी वर्ल्ड जल रही होती है, क्योंकि उन्हें नेबरहुड चाहिए इस तरह का जो कि डेथ डिस्ट्रक्शन और क्राइसिस के अंदर हुआ है। इसमें थोड़ा सा मैं इख्तलाफ आपसे करते हुए, क्योंकि अभी तो रिपोर्ट नहीं करने देता इसराइल जो नुकसानात वहाँ पर हो रहे हैं, जिन हमलों का आपने भी जिक्र किया, ईरान कर रहा है, वहाँ बड़ी तबाही हुई है और हो रही है मुसलसल, उनको रिपोर्ट नहीं करते। तो आम इसराइली तो ये नहीं चाहता होगा कि वहाँ पर हमले हों और ये जंग इस तरह जारी रहे। तो वही तो मैंने कहा आपको कि वो ईरान के साथ जंग बंदी करेंगे, लेकिन क्या वो लेबनान से पुल आउट करेंगे? उन्होंने तो अभी कल बात की है कि हम बफर जोन बना रहे हैं 40% लेबनान पे कब्जा करके। बिल्कुल ठीक है। तो क्या लेबनान की जंग के अंदर ईरान इस हद तक जाएगा जिस हद तक आप अभी देख रहे हैं? देखें अभी तो उस पर अटैक लॉन्च था, लेकिन जो 3 साल से आप गजा की सूरत हाल देख रहे हैं, मुझे लगता है अगर वो अपने घर को ही अपना उसको इन ऑर्डर करेंगे तो वहाँ पर तो जंग जारी है। मुझे लगता है ये जंग उस तरह से रुकने वाली नहीं है। इसलिए आप देखें अमेरिका के पुल आउट करने के बाद यहाँ पे क्या गारंटी, आप मुझे बताएं दुनिया में कोई कंट्री, कोई फोरम है जो कि नेतन्याहू का हाथ रोक सके? नेतन्याहू ने पाबंदी लगा दी है यूएन के सेक्रेटरी जनरल पे, और UNRWA का जो यूनाइटेड नेशन वर्क एंड रिलीफ एजेंसी का हेडक्वार्टर उसे बलडोज कर दिया वहाँ के ऊपर है। तो एक तरह से अनचेक्ड इम्प्यूनिटी है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान से मुतल्लिक है, तो मुझे लगता है कि गल्फ स्टेट के साथ जो हमारा ताल्लुक है 1980 में बना, जिसके अंदर हमने यहाँ से रेमिटेंस के लिए लोग भेजे, अब वो लोग उसी तरह से वापस आ रहे हैं। आप चेक करें $3 अरब हम हर क्वार्टर के अंदर वहाँ से लेते थे, तो आप चेक करें अभी $7 अरब उनका हमारे सेंट्रल बैंक में पड़ा है। तो अगर उन्होंने वापस ले लिया, पर्टिकुलरली यूएई की बात करता हूँ जो कि इसराइल के साथ हैं, तो मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर भी इसके ड्रास्टिक इम्पैक्ट आएंगे जो देर तक हमें हॉन्ट करेंगे। आपको लगता है कि जो हुकूमत जिस तरह से ये ज़ाहिर है जो खदशा आप जाहिर कर रहे हैं ये मौजूद है, हुकूमत को इदराक है इसका, और जो ये कफ़ायतशारी मुहिम हो या दीगर इक़दामात हों, आप समझते हैं कि हुकूमत सही समत में जा रही है? मेरे ख्याल में डेफिनेटली उस तरीके से तो नहीं हम कह सकते। और आप वाली बात के चीज़ें जो हैं जब होती नज़र आती हैं तो फिर उसके ऊपर यकीन किया जाता है। अभी जब हालात थमेंगे, अभी तो सारे हम क्राइसिस के अंदर हैं, हालत जंग है इस वक्त है, और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो है इस सिचुएशन को ऐसे जाने देगा। वो एक्सप्लॉइट करने की भरपूर कोशिश करेगा। किस शक्ल में? वो जिस तरीके से BLA मजीद ब्रिगेड को एक्टिव अभी जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भी कुछ इतलात आई थी, इंडिया कोशिश कर रहा है। डेफिनेट देखिए ड्रोन अटैक का कोहाट तक आना, इस्लामाबाद तक आना एक सिग्नल है कि अगर अफगानी जो है वहाँ से बंदे नहीं भेजते यहाँ के ऊपर है तो किस कंट्री की टेक्नोलॉजी वहाँ से आ रही है। और मुझे तो लगता है कि इसराइल के साथ इंटरेक्ट वॉर में पाकिस्तान, आपको याद होगा लाहौर के अंदर है, उन्हीं के तो थे ड्रोन जो यहाँ तक आए थे। तो मुझे लगता है पाकिस्तान के तीनों बॉर्डर जो हैं इस वक्त
एक मुश्किल सूरत हाल के अंदर है और हमें पूरे तरीके से इदराक है। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा पाकिस्तान ने आउट स्मार्ट अपना यहाँ के ऊपर पॉलिसी जो है मनूवर की है, जिसके तहत हमें रीजनल जितने प्लेयर्स हैं उनका एतमाद भी हासिल है और मिडल ईस्ट के हवाले से भी है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान ने असर्ट करके साबित किया है कि हम जो है डिप्लोमेसी को कमज़ोरी के तौर के ऊपर नहीं देखते। अगर डिप्लोमेसी जिस तरह से इरानियन है, देखें इरानियन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ बैठेंगे, वैसे नहीं बैठेंगे। कल उन्होंने कैबिनेट के इजलास में कह दिया मुज़ाकरात होंगे तो हमारी टर्म्स के ऊपर होंगे है। तो इसके अंदर आपको वो झलक नज़र आती है जो स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस है जो पाकिस्तान का है। देखें इंडिया को हमने इररिलेवेंट कर दिया। इंडिया पहले वहाँ ये चीज़ हजम नहीं हो रही है। बिल्कुल, और याद रखें इंडिया अफगानिस्तान के साथ साथ चाबहार में बैठ के हमें ब्लीड करता था। अब चाबहार से और जाहिदान से उठ के वो चला गया, अब पायदान वहाँ पे नहीं है, तो सेंट्रल एशिया में तो नहीं आ पा सकते। अच्छा, एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जब भी सुलह सफाई करवानी होती है, जंगबंदी करवानी होती है, तो जाहिर है कोई ना कोई ऐसा फरीक होना चाहिए जिस पर सब एतमाद कर सके, भरोसा कर सके। आपको समझता है जिस तरह चाइना को भी इन्वॉल्व किया गया, सागडार वहाँ गए थे, आप समझते हैं कि चाइना की बात मानी जाएगी, तस्लीम की जाएगी ईरान और अमेरिका दोनों की जानिब से? मेरे ख्याल में डेफिनेटली ईरान तो ज़रूर मानेगा, क्योंकि ईरान आज भी कह रहा है कि हमें गारंटी चाहिए मजबूत जामिन की तरफ से है। अब अमेरिकन जिस तरह का उनका रवैया वतीरा डोनाल्ड ट्रंप का पिछले 4 साल और अभी क्या चाइना उनकी गारंटी देगा। और याद रखें चाइना ने क्या किया, चाइना ने जो टंगस्टन वो जो धात है जो कि मिसाइल में इस्तेमाल होती है इंटरसेप्टर में, वो रोक ली है क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी पैदावारी सलाहियत है। और अभी मई में वो दौरा करने भी जा रहे हैं जो अभी उन्होंने कैंसिल किया। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लेवरेज चाइना को तो डेफिनेटली है, नहीं तो वो मार्जिन नहीं मिलने वाला। देखें अमेरिका को क्या इस वक्त चाहिए, इन्वेस्टमेंट है, पूरी दुनिया को चाहिए, कहाँ से मिलेगी उन्हें इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे लगता है अगर वो अभी भी चाहते हैं ना कि फेस सेविंग है तो शायद बीजिंग से उन्हें कुछ चीज़ कोई उम्मीद मिल सकती है। लेकिन बीजिंग उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, इट इज़ येट टू सी। उस्मान वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बातें की। अब इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस तौर पर या डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वो जंगबंदी नहीं बल्कि वो फेस सेविंग है, और देखते हैं वो किस तरीके से अपनी जो बची खुची इज्जत है वो बचा पाएंगे। बहरहाल एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आकर बात करेंगे हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर और क्या क्या चैलेंजेस पाकिस्तान को मजीद आ सकते हैं, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। और दूसरा जो अहम मौजू है वो ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जहाँ पे मुज़ाकराती अमल जारी है, अमन पाकिस्तान चाहता है इस खित्ते में और अफगानिस्तान उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट इस तरह से कि वो तमाम अनासर जो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनकी सरकूबी नहीं करता अफगानिस्तान। अब एक तरफ तो मुज़ाकरात तो चल रहे हैं और चीन इसमें एक पार्टी बना हुआ है, उसकी सालसी में ये मुज़ाकराती अमल जारी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या अफगानिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, और क्या अमली तौर पर वो तमाम तर इक़दाम उठाए जाएंगे अफगानिस्तान की जानिब से जिन पर पाकिस्तान बारहा सबूत भी पेश करता रहा और मुतालबा करता रहा है कि कार्रवाई की जाए उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो अफगानिस्तान के अंदर उसकी सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत अहम सवालात हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब सर आपके वक्त का। सर, अफगानिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है आपके ख्याल में? और क्योंकि कतर में जो उस वक्त पहले मुज़ाकरात हुए थे, जो यकीन दहानियाँ करवाई थी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को, उनसे वो फिर गया और अभी भी मुसलसल एक तरफ मुज़ाकराती अमल जारी है, दूसरी जानिब अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात भी उसी तवातुर के साथ पेश आ रहे हैं। देखिए, बात यह कि पाकिस्तान हमेशा से यही बात कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि हम हमेशा चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान से हमारे बरादराना ताल्लुकात हों, हमेशा से ताल्लुकात रहे हैं। हर जगह पर हमने इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दी है, चीनी, गंदम, फर्टिलाइज़र, अफ़गान ट्रांजिट, उनके स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, पेशेंट्स आते हैं, हर जगह पर हम तय करते हैं। लेकिन अब इसके बाद जब इन्होंने दोहा का एग्रीमेंट किया और अमेरिकन से कंफर्म किया कि आइंदा हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पाकिस्तान का यही एक दरीना मुतालबा है इनसे, हमने और इसके अलावा कभी कोई बात नहीं की है। और उसके बावजूद अगर देखिए हमने कितनी नुमाइंद से बात की, कितने मुज़ाकरात हुए, उसके बाद अभी पीछे लास्ट ईयर एक हमारी टेंशन हुई तो हमने कतर के सामने दोहा में हुई, फिर उसके बाद वहाँ पर तुर्की में हुई, इस्तांबुल में जी। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट अभी भी जो ये बेसिकली डिप्लोमेटिक इनकी मीटिंग है जो रूटीन में होती है, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान का यही नुक्ता नज़र जो हम हमेशा बातें करते हैं कि आपको अपनी जो आपने कमिटमेंट किया उसको ऑनर करें और अपनी और वेरीफाइबल अभी कमिटमेंट चाहिए ये कि आप वाकई उनके खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। नंबर 2, इनके तमाम जो कैंप्स हैं फिर हिंदुस्तान फिर सफारत को डिसमेंटल करें। डिसमेंटल करने के बाद इनको कोई भी इनको हमारे खिलाफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं आनी चाहिए, ये भी वो बात पूरी नहीं करते हैं। उसके बाद हम यहाँ तक कहते हैं, उसके बाद हम देखें लॉजिस्टिक्स में इनको कितनी इकोनॉमिक लॉस हो रहा है।
कहाँ से चाह बाहर से ये लेके जाते हैं, सेंट्रल एशिया जाते हैं, उधर नॉर्दर्न अलायंस इनके खिलाफ ताल्लुकात नहीं है, वहाँ से उनके इन्फ्लुएंस में आते हैं, वहाँ इनको प्रॉब्लम होती है, फिर ये साउथ में आते हैं जी। इससे कितना को फर्क पड़ता है अगर इन सब चीज़ों को देखें। इसलिए हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ अगर आप सही चलें, हमारे से ताल्लुकात अच्छे रखें जो हम आपसे रखना चाहते हैं, अफगान अवाम के साथ हम बहुत ख्याल रखेंगे, इनको कोई परवाह नहीं। ब्रिगेडियर साहब, एक मसला ये है कि ये सब कुछ अफगानिस्तान जो है वो इंडिया की, हिंदुस्तान की शय पर कर रहा है और उसके पीछे ज़ाहिर है वो डॉलर की गेम है। अब आप समझते हैं कि चूंकि चाइना अब इसमें इन्वॉल्व हो गया है, चाइना का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, अहम किरदार अदा कर रहा है, तो जो इक़्तिसादी हैसियत है चाइना की और वहाँ पर सरमाकारी का कोई तरगीब या दबाव डालता है चाइना अफगानिस्तान के अंदर, उनको लालच इस तरह का कोई देता है, तब आप समझते हैं कि इसका कोई असर होगा अफगानिस्तान के अंदर और उसमें शायद वो जो नताइज हम चाह रहे हैं मुज़ाकराती अमल के नतीजे में वो मिल सके हमें? देखिए, चाइना का जो इसका मतलब ये ना कि एक तो ग्रोइंग कंसर्न है, इस पूरे रीजन का कंसेंसस है, हमारे रीजन में सेंट्रल एशिया भी है, चाइना भी है, ईरान भी है, सबका कंसेंसस है कि यहाँ पर हालात ठीक होने चाहिए और तो गवर्नेंस अपनी इम्प्रूव करनी चाहिए ताकि वहाँ पर सिविल हालात हों, आवाम के लिए कोई काम कर सके, पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट लेकर आए। वहाँ पर ये एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने जो आके एक टेम्प्रेरी रिजीम थी, इन्होंने आके वहाँ पर इंटर्म पीरियड में इन्होंने इलेक्शन करवाने थे, इलेक्शन नहीं कराए, 4 साल गुजर गए हैं, ना इन अफगान अवाम की मर्जी के मुताबिक जो भी जमहूरी तरीका होता है उसमें इलेक्शन कराए, अवाम अपनी मर्जी की हुकूमत लेकर आए, ना सफारती ताल्लुकात है दुनिया में किसी से, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। सो अब वक्त आ गया है, अगर अभी भी ये पाकिस्तान का मुतालबा यही है, नंबर 1 नो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और नंबर 2 कि हमें कंफर्म हो कि वाकई ये डिसमेंटल कर रहे हैं, उनके जितने कैंप्स हैं, ट्रेनिंग एरिया है, यहाँ से निकाल रहे हैं, उनको पीछे धकेल रहे हैं, देन पाकिस्तान विल से यस यू आर डूइंग इट समथिंग। अगर उसी तरह करने के हाँ जी हम करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा ये करेंगे, इंडियन प्रॉक्सी बने हुए हैं, इंडिया के हाथों में खेल रहे हैं। एक प्रॉब्लम ये कि इनको पैसा चाहिए, इनको ये बेसिकली इलेजिटिमेट है ना, इसलिए इनको तो चाहिए जेबें भरनी है। अवाम के लिए 4 साल में उन्होंने कोई काम किया? कोई काम नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं की, कोई वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं की, उसके बाद कोई ह्यूमन राइट्स की काम नहीं किया। अब खवातीन के लिए आपके सामने देख लें क्या मुश्किलात हैं, बच्चों की तालीम के बारे में क्या मुश्किलात हैं, कोई काम तो उन्होंने नहीं किया। इसलिए अभी वक्त आ गया कि दे शुड लर्न टू लिव विद द कॉम्युनिटी ऑफ नेशन। और आप अच्छे, और ये इंडिया जैसे जो ममालिक हैं इनसे दूर रहें, ये दुश्मन है मुसलमानों के। वहाँ मुसलमानों के साथ ये क्या करें आपको नहीं पता, आप कहते हैं हम इस्लाम के ठेकेदार हैं, फिर आप कम से कम आगे यही चीज़ों के पास रखें, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। ब्रिगेडियर साहब, सर मसला ये है कि पाकिस्तान तो अपना किरदार अदा करता है माजी में भी और अमन चाहता है, ना सिर्फ खित्ते में बल्कि अफगानिस्तान में भी, क्योंकि डायरेक्टली जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं दोनों ममालिक के अमन। अब ये इशू है कि वहाँ पर जो रिजीम इस वक्त तालिबान की है, वहाँ उनके अंदर भी धड़ेबंदी बहुत है, उनकी मुखालफत पाई जाती है। तो क्या एक ये पहलू भी उन पर दबाव डालने में या उन्हें माइल करने पे कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकराती अमल को आगे लेकर चलें, अमन कायम करें, ये कोई इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकता है ये फैक्टर? देखिए ध्यान, इस वक्त वहाँ पर ना एक नेशनल रेजिस्टेंस मूवमेंट चल नौजवानों की। नंबर 2 उसके साथ ये जो जितने ग्रुप बने हैं इनके खिलाफ वो बहुत ग्रुप बन गए हैं, नाउ दे आर गेटिंग ऑल टुगेदर, और ये स्टार्ट हो गई मूवमेंट। इसके साथ वहाँ के अवाम भी साथ खड़े हो रहे हैं, और अवाम जब खड़े हो रहे थे आपको पता है कि उसका ताकत कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे के बड़े दिन गिने चुने थोड़े से रह गए हैं। उसके बाद यही जो पूरी नेशनल रेजिस्टेंस मूवमेंट है, प्लस ये जो जितने धड़े खड़े हो गए, दूसरे ग्रुपों खड़े हो गए, अवाम खड़े हो जाएंगे, दे विल फोर्स देम टू लीव ये कि जी यहाँ इलेक्शन कराएं, जमहूरी इलेक्शन कराएं, अवाम अपने अफगान अवाम अपनी मर्जी की हुकूमत लेकर आएँ जिसके सबसे फ्रेंडली इलेक्शन हो, वो उससे कनेक्टिविटी भी होगी। देखें ना, अगर यहाँ पीसफुल अफगानिस्तान हो जाता है तो हमारी सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान थ्रू बलोचिस्तान की कनेक्टिविटी हो जाती है, और जो ही कनेक्टिविटी होती है उस पर गवादर पर ऑपरेशनलाइज होता है, और पूरा सामान इनका सेंट्रल एशिया का गवादर के थ्रू आप सोचिए अफ्रीका की और मिडिल ईस्ट मंडी में जाता है। नंबर 2 काश्कर से चाइना 9 दिन में पूरा सामान लेके बाय रोड गवादर आ जाता है। अगर वो बाय रोड सी जाता है तो सीज में जाने के लिए उनको पहले अरेबियन सी आता है, फिर इंडियन ओशन आता है, फिर मलाक्का स्टेट्स आता है, फिर साउथ चाइना सी आता है जहाँ पर बहुत सी हालात खराब है, इनसिक्योर एरिया, फिर चाइना में 90 डेज में पहुँचते हैं। आप बताएं 90 डेज वर्सेस 9 डेज, ये इस खित्ते को तरक्की मिलती है, लेकिन ये कुछ लोग जो ममालिक हैं वो ये नहीं चाहते, और इंडिया सबसे आगे है। अच्छा, कुछ ममालिक सर ये नहीं चाहते, इंडिया सबसे आगे, बाकी ममालिक कौन है आपके ख्याल में ब्रिगेडियर साहब?
देखिए आपके सामने जो 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 वेपन छोड़ के गए हैं, कैसे गए, क्यों छोड़ के गए हैं, क्या वजह थी, क्या इंटरेस्ट है, वाहिद एक देखिए ना, याद रखें पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क है। नंबर 2, हमारी जियोस्टेटिक लोकेशन बहुत अच्छी है जी। हमारी फौज बहुत लड़ाका और प्रोफेशनल है, हमने दुनिया को मार के अहमियत बता दी है। अगर हम गवादर पोर्ट से और सीपैक से हम इकोनॉमिक तरक्की करते हैं तो फिर हम अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे, हम आई वर्ल्ड बैंक के चुंगल से निकल जाएंगे। ये नहीं चाहते, दे वांट कि हम एम्ब्रॉयल रहे लड़ाई झगड़े में, अफगानिस्तान ट्रबल सम रहे, बलोचिस्तान में अमन ना हो। आप देखें ना चाइनीज अफगानिस्तान में कितने काम कर रहे हैं, कोई चाइनीज कभी नहीं मरा। जो ही बलोचिस्तान में चाइनीज आते हैं मारना शुरू कर देते हैं। दैट मीन देयर आर फोर्सेस जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करे और सेल्फ सफिशिएंट हो और फिर दुनिया की नज़रों में नजरें डाल के अपने फैसले अपने मुल्क के मफादात में करें। सर, पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में आप क्या चैलेंजेस देख रहे हैं, बिलखुसूस अब जो एक तो ईरान पे जंग कर रहा है अमेरिका और इसराइल, और जो मौशी असरात हैं बाकी मुल्कों पे भी ज़ाहिर आ रहे हैं, पाकिस्तान भी उनका शिकार हो रहा है। फिर जो यूएई से दीगर ममालिक से पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं, रेमिटेंसेस में कमी आएगी, और तीसरा हम जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी इस वक्त एक तरह से जंग ही चल रही है, तो पाकिस्तान के लिए क्या आप आगे चैलेंजेस देख रहे हैं और कैसे उनसे निपटा जा सकता है? देखें, पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी अपनी डिप्लोमेसी रखी है और मिलिट्री डिप्लोमेसी रखी है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इन क्राइसिस के अंदर अपने आप को मनवाए, ईरान पाकिस्तान पर ट्रस्ट करता है, यूएसए प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान पर ट्रस्ट करते हैं। अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल से बहुत देर बात की और इसी के ऊपर टॉपिक बात की है, जंग बंदी के ऊपर जो सालिस के करतार तक नाम से बात की गई है। ये ईरान ने आपके सामने उर्दू में ट्वीट किया पाकिस्तान की तारीफ करते हुए, तो पाकिस्तान में फ्लैगशिप फ्लैग लगा के वहां से जहाज गुजर रहे हैं। दिस स्पीक्स के पाकिस्तान को इस वक्त ग्लोबली कितनी फौकियत हासिल है। पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त पूरे ग्लोबल में एक फोकस है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान में सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान मेडिएशन कर रहे हैं। चारों वज़ीर खारजा भी हमारे से होके गए हैं, उनको जाहिर है कि वो भी ब्रीफिंग होंगे। अभी वो चाइना गए हमारे फॉरेन मिनिस्टर, वहाँ भी उन्होंने यही बातें की है कि जी इमीडिएट जंग बंदी करें और इस खित्ते में ना कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, ना मिडिल ईस्ट में कोई अटैक होना चाहिए, ना ईरान पर अटैक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद कि ये जो है ये हरमुज को आप खोल दें, स्टेट ऑफ हरमुज को खोल दें, ईरान की सॉवरेनिटी का ख्याल रखें, उनके ऊपर अननेसेसरी अटैक नहीं होना चाहिए, दिल्ली डिसैलिनेशन पावर प्लांट्स पर नहीं जाना चाहिए, जो एक बेसिक बातें हैं। देखें, वैसे भी ध्यान एक बात याद रखें, जब भी हम मुज़ाकरात करते हैं ना, उससे पहले फ्रेंडली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट्स करते हैं। जी बिल्कुल ठीक। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मजीद वो ये होती है कि आप जंग बंदी टेम्पररी बंद कर दें जी, फिर उसके बाद आप जो अच्छे माहौल में बात करेंगे तो गिव एंड टेक हो जाता है, फिर गिव एंड टेक हो जाता है। बिल्कुल ठीक है सर, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। वक्त की चूँकि कमी है, बड़ी माजरत के साथ आपका शुक्रिया अदा करूँगा ब्रिगेडियर, आपने कीमती वक्त दिया अपना और इस अहम मौजू पर बात की। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि एक स्कैम जो इस वक्त चल रहा है वो क्या है, इस पर आपको आगाही देंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। डिजिटल दौर ने जहाँ दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया है, वहीं इसके साथ कई नए खतरात भी जन्म ले चुके हैं। इन्हीं खतरात में से एक तेज़ी से फैलने वाला मसला ऑनलाइन स्कैमिंग है, जो अब मुल्क के नौजवानों को भी अपनी लपेट में ले रहा है। जैसा कि सोशल मीडिया और दीगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ये पुरकशिश इश्तिहारात के जरिए बैरून मुल्क भारी तनख्वाहों, मुफ्त वीज़ा, रिहाइश और रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाते हैं। बेहतर ज़िंदगी और मौशी इस्तेहकाम की तलाश में निकलने वाले नौजवान अक्सर इन इश्तिहारात की हकीकत जाने बगैर इन पर यकीन कर लेते हैं, जिसका अल्टीमेटली नतीजा ये निकलता है कि वो एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, बज़ाहिर ये मौका सुनहरी नज़र आता है, लेकिन हकीकत में ये एक मुनज़्ज़म धोखाधही का नेटवर्क होता है जो नौजवानों की उम्मीदों, मजबूरियों का फ़ायदा उठाता है। गुज़श्ता चंद बरसों में इस रुझान में नुमाया इजाफा देखा गया है। पहले गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने के लिए रिवायती तरीके इख्तियार किए जाते थे, जिनमें ज़्यादातर मुआशी तौर पर जो कमज़ोर तबका है वो शामिल होता था, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब तालीम याफ्ता और निस्बतन बेहतर मुआशी पस मंज़र रखने वाले नौजवान भी इन ऑनलाइन धोखाधहियों का शिकार हो रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह सोशल मीडिया पर चलने वाली टारगेटेड मार्केटिंग रहने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। ज़िशान मलिक को दस्तक से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।